discussing in this session specifically the format of computation of business profits or those from the profession. So अगर हम business profit या profession income की बात करें तो basically overall structure क्या है, how is the structure or how is the process that we arrive logically at a particular income to compute income under this head. So basically this gives a snapshot of what exactly is the logical exercise of starting upon and process involved in computation of income under this head. Specifically, the first and foremost thing that we start with specifically is always a balance from our profit and loss account, and this is basically in case of income from the business category and not on specifically for profession or otherwise that we would be discussing in the coming slides. So the first and foremost thing in case of computation of business profit for income tax purposes is going to be the balance amount of P&L account. That is your profit and loss account. So it could be either a profit, it could be either a loss as well. So it could be either of these cases and the amount is mentioned. So then the law, basically the Income Tax Act, provides for certain expenditures that can be claimed while the process of earning business income is concerned. So जब हम business से income कमा रहे हैं तो हम कुछ expenses भी करेंगे, कुछ खर्चे भी करेंगे. तो कुछ खर्चे जो हैं, कुछ एक्सपेंडिचर जो हैं, कुछ टाइप ऑफ एक्सपेंसेस जो हैं वो है कैटेगरिकली अलाउड हैं लॉ की तरफ से, और कुछ एक्सपेंसेस जो हैं वो अलाउड नहीं है, और कुछ एक्सपेंसेस जैसे हम आगे बात करेंगे दे मे बी अलाउड इन सर्टन सर्कमस्टांसेस एंड दे मे बी डिसअलाउड इन अदर सर्कमस्टांसेस. सो बेसिकली जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस है, जो हमारा एक बेसिक प्रीमाइस है, फ्रेमवर्क है जिससे हमने कंप्यूटेशन करनी है बिजनेस प्रॉफिट की, उसमें से हम माइनस करेंगे, लेस करेंगे. और अगर आप इफ़ यू विल बी रेफरिंग सर्टन टेक्स्ट, व्हाट दे वुड बी डूइंग इज दे वुड बी मेकिंग सम एडिशंस दैट वी वुड बी प्रेजेंटिंग इन द नेक्स्ट स्लाइड टू कम beforehand, and then they subtract these things. So you can do it either way. The net amount is going to be hardly be a different thing. सो हम प्रॉफिट एंड लॉस का जो हमारा बैलेंस है उसमें से हम क्या करेंगे, कुछ एक्सपेंडिचर जो कि अलाउड है एज पर लीगल प्रोविजंस, बट जो हमने चार्ज नहीं किया अपने P&L अकाउंट में उसको अलाउ कर सकते हैं, जो कि डिडक्शंस जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक्सपेंसेस जो कि हम क्लेम कर सकते हैं. सो स्पेसिफिकली अगर हम उसको इसमें से माइनस करेंगे, वो कौन कौन से हैं, इट रेंजेस फ्रॉम सेक्शन 30 टिल स्पेसिफिकली सेक्शन 37 तक जाते हैं. सो ये वो वाले एक्सपेंडिचर हैं, वो वाली डिडक्शंस हैं जो कि लॉ अलाउ करता है और हमने चार्ज नहीं किए. फॉर एग्जांपल अगर P&L अकाउंट में अगर आपने चार्ज किए हैं तो आप उसको दोबारा चार्ज नहीं करोगे, ठीक है. अगर इनमें से कोई चीज़ आपने चार्ज नहीं की, कोई चीज़ क्लेम नहीं की, तो वो आप P&L के अकाउंट के बैलेंस में से सबसे पहले चार्ज कर सकते हो. दीज आर अलाउड. For example, any rent that you have paid or taxes you have paid or any amount for repair and insurance for building specifically which is used for carrying out the business. Then any repair and insurance amount you paid for machinery or plant and furniture and so on. Depreciation, certain category under section 32. Then unabsorbed depreciation which was not absorbed in the previous segment or anyhow that has been carried forward. कोई टी डेवलपमेंट अकाउंट है उसके रिगार्डिंग, जैसे कि हम आगे डिडक्शंस में बात करेंगे. साइट रिस्टोरेशन फंड है, अगर वो क्लेम नहीं किया. रिजर्व्स क्रिएट किए थे शिपिंग बिजनेस के केस में. साइंटिफिक रिसर्च को प्रमोट करने के लिए कोई एक्सपेंडिचर खर्च किया है, कोई और खर्चा किया है टू गेन नो हाउ और टेक्निकल एक्सपर्टीज अंडर सेक्शन 35A भी. कोई खर्चा किया फॉर ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर लाइसेंस, इट कुड बी अ ट्रेड लाइसेंस और इट कुड बी स्पेसिफिक लाइसेंस फॉर ऑपरेटिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज. फॉर एग्जांपल कंपनीज मेक सम पेमेंट टू द गवर्नमेंट्स टू ऑब्टेन लाइसेंसेज एंड रिलेटेड एक्सपेंडिचर, स्पेक्ट्रम चार्जेस या अदरवाइज जो भी खर्चा करते हैं telecommunication segment में specifically. Then eligible projects which have been those fulfill the guidelines prescribed under this head for this particular section. जो भी eligible projects या schemes हैं उनका expenditure, अगर उसमें कुछ investment की है. कई हम ऐसे projects देखेंगे जहाँ पर project actual commence होने से पहले का period जो है वो pre स्टार्टअप पीरियड ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, वहाँ पर भी कुछ खर्चे अलाउड हैं. देन कोई एक्सपेंडिचर है, कोई एसोसिएशन रूरल डेवलपमेंट फंड के लिए प्रोग्राम्स के लिए दिया गया एक्सपेंडिचर
इन्वेस्ट किया है तो वो अलाउड है। कोई अमोर्टाइजेशन है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का, वो अलाउड है। कोई अमेलगमेशन है उसके केस में अमोर्टाइजेशन अलाउड है। एंड डीमर्जर के केसेस में कुछ जो एक्सपेंसेस हैं दीज आर बेसिकली अलाउड। सो दीज आर द एक्सपेंडिचर्स दैट आर कैटेगोरिकली अलाउड। सो इफ दे हैव नॉट बीन चार्ज from your P&L account of your business concern, then you can definitely charge them out by deducting these amount from P&L account. Then और कौन कौन से हैं इसी सेगमेंट में? अलाउएबल एक्सपेंडिचर कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई अमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर है वीआरएस के अंदर, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर। अमोर्टाइजेशन बेसिकली होता क्या है? वो बेसिकली एक टेक्निक है, अकाउंटिंग टेक्निक, अगर इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विद इट। पीरियोडिकली हम क्या करते हैं, हम किसी भी चीज़ की बुक वैल्यू, बेसिकली लोन की या एक एसेट हो गया जैसे गुडविल हो गया या कोई और ट्रेडमार्क का राइट है, इंटेंजिबल एसेट हो गया, उसकी वैल्यू धीरे धीरे हम रिड्यूस करते जाते हैं। सो बेसिकली क्या है, स्प्रेड हम बढ़ा रहे हैं उसकी पेमेंट्स का, या उसकी हम टाइम लैग बना रहे हैं कि धीरे धीरे, रादर देन मेकिंग वन टाइम पेमेंट ऑफ अ लोन और एनी अमाउंट, वी आर डेप्रिशिएटिंग इट्स अमाउंट इन अ सीक्वेंस ओवर पीरियड ऑफ स्प्रेड ओवर पीरियड ऑफ टाइम। सो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट जो है वो डेप्रिसिएशन के साथ ही रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन में भी हम बेसिकली यही काम करते हैं। देन डिडक्शन कोई है एक्सपेंडिचर की, प्रोस्पेक्टिंग मिनरल्स के केसेस में, माइनिंग के केसेस में। कोई अदर डिडक्शंस हैं अंडर सेक्शन 36, इंश्योरेंस प्रीमियम कोई स्टॉक का करवाया है, कोई कैटल का, एम्प्लॉयज़ की हेल्थ पे करवाया इंश्योरेंस, कोई बोनस कमीशन एम्प्लॉयज़ को पे आउट किया है, कोई इंटरेस्ट था बोरोड कैपिटल पे किया, कैपिटल हमने सोर्स की थी उस पर इंटरेस्ट पे आउट किया। Then employer's contribution to a recognized provident fund or superannuation, that is retirement fund. Then employment contribution to gratuity fund, approved gratuity. I hope you guys understand the term gratuity. Gratuity, as the name implies, basically is a gracious payment. ठीक है, सैलरीज के केस में चैप्टर में ये एक सेपरेट हेडिंग है और इसका पॉइंट आता है बेसिकली when you render services to your employer due diligently and with loyalty for a span of time, तो वो आपकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करते हुए, उसको अप्रिशिएट करते हुए they award you a amount of gratuity which is payable usually at the time of your retirement. So government employees के केस में सारा अमाउंट ही माफ़ हो जाता है। फॉर अदर एम्प्लॉयज़ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में आते हैं उनके लिए नोटिफाइड अमाउंट है, जो दूसरों में आते हैं उनके लिए कम अमाउंट है। So like this. So basically gratuity is a gracious payment which is made by the employer to the employee for the services that has been rendered by the employee diligently. देन कोई और सम है जो एम्प्लॉय से रिसीव किया गया है टुवर्ड सर्टन वेलफेयर स्कीम्स दैट कुड बी डिडक्टेड फ्रॉम योर इनकम बिकॉज दैट डज नॉट क्वालिफाई टू बी अ बिजनेस प्रॉफिट। देन बैड डेट्स की प्रोविजन है, फैमिली प्लानिंग के लिए कोई एक्सपेंडिचर किया गया है, और ये जो फैमिली प्लानिंग के लिए एक्सपेंडिचर है ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी असेसिस को ही अलाउड है, इंडिविजुअल्स को ये अलाउड नहीं है। देन सेक्शन 37 बेसिकली टॉक्स अबाउट ऑल द रिलेटेड जनरल डिडक्शंस दैट कुड बी एप्लीकेबल। ये सब चीज़ें तो हमने कर दी माइनस, क्योंकि ये लॉ अलाउ करता है। अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमने क्लेम कर ली अपने P&L अकाउंट में जबकि लॉ उनको अलाउ नहीं करता वो एक्सपेंडिचर्स को, तो वो कहलाते हैं इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स। ठीक है, और अगर हमने ये एक्सपेंडिचर्स अपने P&L अकाउंट में चार्ज किए हैं, ठीक है, सो हमने P&L अकाउंट उतना कम कर लिया क्योंकि ये चार्ज कर लिया, हमारा P&L अकाउंट उतना कम हो गया, सो हम इनको वापस ऐड करेंगे उस बैलेंस में P&L अकाउंट में। सो दीज आर द एक्सपेंसेस दैट वी हैव क्लेम्ड बट एज पर लॉ दे आर नॉट अलाउड। ठीक है जी, इसमें कौन कौन से आते हैं? इसमें रेंजिंग फ्रॉम सेक्शन 42 एंड सो ऑन टिल 43 44 आ जाती हैं चीज़ें। सेक्शन 37 के भी कुछ पार्ट्स हैं। बेसिकली जो अलाउड हैं वो 30 से लेके या सेक्शन 28 से लेके रादर 30 से लेके सेक्शन बेसिकली 37 तक रेंज करते हैं, और जो इनएडमिसिबल है दे रेंज फ्रॉम एनी हाउ 37 टू 38 सेक्शन से स्टार्ट होकर 43 तक जाते हैं। सो इनमें क्या है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट है कोई करी है उन्होंने तो वो अलाउड नहीं है। कोई बिल्डिंग पार्टली यूज़ कर रहे हो बिजनेस के लिए और पार्टली अपने रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए और एनी हाउ दैट इज़ नॉट अलाउड। हाँ, जैसे कि हम बात करेंगे आगे, अगर अपने एम्प्लॉयज़ को दे दिया है घर रेंट पे रहने के लिए, प्रॉपर्टी आपकी है, तो वो आपकी बिजनेस इनकम में ऐड होगा। ठीक है,
देन इंटरेस्ट, सैलरी, कोई रॉयल्टी फ़ी है, वो टेक्निकल सर्विसेज फॉर विच हैव बीन आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया से बाहर किसी से फ़ॉरेन से कोई रॉयल्टी फ़ीस, सैलरी, ये सारी चीज़ें पे आउट किया, इंटरेस्ट पे आउट किया और उस पर TDS नहीं डिडक्ट किया आपने, तो वो आपकी डिडक्शंस अलाउड नहीं है. Then all type of taxes basically except sale tax or excise duty that you pay or local tax that you pay to municipal corporation, उसके अलावा जो भी टैक्सेस हैं, इनकम टैक्स, एडवांस टैक्स पे किया है, कोई वेल्थ टैक्स पे किया है, कोई और तरह का टैक्स पे किया, वो अलाउड नहीं है डिडक्शन. देन कोई इंटरेस्ट, सैलरी, रेम्यूनरेशन विच इज़ पेड टू अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, that is allowed but only to a limit and not beyond a prescribed limit, as we will be talking with this section. देन कोई सिमिलर केस में इंटरेस्ट है, सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, किसी भी फॉर्म में पे है जो कि मेंबर को किसी एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल को पे आउट किया गया है, कोई रिलेटिव्स को पेमेंट की है विच इज़ कंसिडर्ड बेसिकली अब नॉर्मल, अनरीजनेबल है कि इतना अमाउंट नहीं जस्टिफाइड है, तो वो अलाउड नहीं है एज ए डिडक्शन. अगर कोई पेमेंट कैश से ज़्यादा करी गई है 20,000 की फॉर्म में, तो वो अलाउड नहीं है, कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन 40A3. देन ग्रेचुटी की प्रोविजन अदर देन एक्चुअल लाइबिलिटी इफ़ इट इज़ मेड ऑन रिटायरमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, उसके अलावा अगर कोई ग्रेचुटी की प्रोविजन बना दी, कोई फंड बना दिया, तो वो अलाउड नहीं है. प्रोविडेंट फंड की हमने बात करी थी, वो अलाउड हैं, बट अनरिकॉग्नाइज्ड वेलफेयर फंड या PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, उनमें जो कंट्रीब्यूशन करते हैं उसकी प्रोविजंस हैं वो डिसअलाउड हैं, वो अलाउड नहीं है. देन कोई ऐसी स्पेसिफाइड पेमेंट विच इज़ नॉट मेड बिफोर द ड्यू डेट रिक्वायर्स, कोई प्रोविजंस हैं, रिजर्व्स हैं, खुद को रेंट पे किया हुआ दिखा दिया, क्लेम किया, वो अलाउड नहीं है. कैपिटल एक्सपेंसेस यूजुअली अलाउड नहीं है, बट कौन कौन से अलाउड हैं, जैसे अभी हमने डिडक्शंस में किया था, साइंटिफिक रिसर्च पे कर रहे हो तो अलाउड है, रूरल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के पे कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो वो अलाउड है, फैमिली प्लानिंग पे कर रही हैं, कंपनी है तो वो अलाउड है, इंडिविजुअल्स के लिए वो अलाउड नहीं है. ऑल चैरिटीज एंड डोनेशंस दे आर डिसअलाउड, कोई चैरिटी या डोनेशन अमाउंट जो है वो आप अपनी बिजनेस इनकम में से कम नहीं दिखा सकते. ऑल रिलेटेड एक्सपेंसेस टू अदर हेड्स ऑफ इनकम, कोई और खर्च आ गया हाउस प्रॉपर्टी या किसी और हेड में, तो उसको बिजनेस प्रॉफिट्स में से क्लेम नहीं कर सकते. सो दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ इनकम अलॉन्ग साइड other types of charges which are basically disallowed or inadmissible, qualified to be inadmissible expenditure. और इसमें क्या आ जाएगा, पर्सनल एक्सपेंसेस, कोई पर्सनल अपने P&L अकाउंट, बिजनेस अकाउंट में से पर्सनल विदड्रॉ कर लिया अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग्स जो की है वो अलाउड नहीं एक्सपेंडिचर. कोई डेप्रिसिएशन अगर रॉन्गली डेबिट कर ली, गिफ्ट्स या प्रेजेंट्स किसी को दिए, तो वो बिजनेस एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं यूजुअली. कोई एनी टाइप ऑफ फाइन और पेनल्टी पे आउट किया ड्यू टू सम लेजिस्लेटिव प्रिस्क्रिप्शन, कोई कोर्ट की ऑर्डर था, डिक्री थी या ओवरऑल स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट थी, तो फाइन पेनल्टी पे करना पड़ा, वो अलाउड नहीं है. खुद को सैलरी पे करना या अपने फैमिली मेम्बर्स को फॉर जस्ट कैजुअल है, रादर देन इफ़ दे आर एम्प्लॉयड गेनफुली लॉफुली देन इट इज़ फाइन, बट खुद को सैलरी पे करना या फिर मेंबर्स को जस्ट फॉर शोइंग सम कैजुअल हेल्प और सपोर्ट दैट दे हैव मेड टू द बिजनेस, दैट इज़ डिसअलाउड. कोई पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अपने पे, वो अलाउड नहीं है. सेविंग्स करी NSC में, PPF में, वो अलाउड नहीं है. स्पेकुलेशन बिजनेस का जो लॉस है वो जनरल बिजनेस से एडजस्ट करना अलाउड नहीं है. शुरुआती सेशन में हमने बात करी थी कि स्पेकुलेटिव बिजनेस जो है उसको एक अलग डील करता है टैक्स लॉ. माना वही भी बिजनेस ही जाएगा स्पेकुलेशन में, अगर कोई बिजनेस कर रहा है रादर देन सेटलमेंट ऑफ एक्चुअल ट्रांजैक्शन, कमोडिटीज और थिंग्स, शेयर्स, वो सिर्फ सेट ऑफ कर रहे हैं जैसे हमने लास्ट सेशन में बात करी थी. बट जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, जो स्पेकुलेशन बिजनेस है, उसको एक अलग सेट में रखा जाता है. उसका अगर तो गेन है वो तो फिर बिजनेस इनकम, बाकी बिजनेस की इनकम के साथ ऐड किया जाएगा और ओवरऑल हम जो इस हेड के अंडर है इनकम बना लेंगे. बट अगर कोई स्पेकुलेशन वाले बिजनेस से नुकसान हो गया, ओवरऑल नेट लॉस आ गया, तो वो दूसरे किसी बिजनेस की इनकम के साथ एडजस्ट करना अलाउड नहीं है. वो स्पेकुलेशन के गेन से ही एडजस्ट हो सकता है या कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले सालों के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट. कोई बैड डेट विच इज स्टिल रिकवरेबल, वो चार्ज नहीं कर सकते आप. कोई लीगल एक्सपेंसेस आपने खर्च किए हैं किसी क्रिमिनल केस पे एम्प्लॉयज़ के रिगार्डिंग, वो चार्ज नहीं कर सकते. कोई लीगल एक्सपेंसेस, कोई एसेट का टाइटल एक्वायर करने में, अपनी ओनरशिप अपने नाम पे करवाने में, उसमें खर्च किए, दैट इज़ नॉट स्पेसिफिकली अलाउड. इलीगल बिजनेस आप कर रहे हो साथ में कोई, उसका प्रॉफिट्स तो आपको शो करने पड़ेंगे, वो तो इनकम मानी जाएगी. हाँ, उसके एक्सपेंसेस आप शो नहीं कर सकते. अगर इलीगल बिजनेस कोई है, उस पर कोई खर्चा किया जा रहा है, तो वो एक्सप्लिसिटली डिसअलाउड है, वो एक्सपेंसेस आप डिडक्शंस क्लेम नहीं कर सकते.
ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस हो गया, अंडर क्रेडिटिंग ऑफ स्टॉक है अगर आपकी इन्वेंट्री की, वो अलाउड नहीं है। पेटेंट राइट्स, टेक्निकल नो हाउ, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में तो वो अलाउड नहीं है। अदरवाइज जो हमने डिडक्शंस में बात करी, पेमेंट ऑफ और एक्सपेंडिचर और नो हाउ इज़ जनरली अलाउड। अब ये सारी चीज़ें हैं जो पहले हमने बात की, एडमिसिबल एक्सपेंडिचर है जो हम माइनस करेंगे अपने पी एंड एल अकाउंट में, और ये है इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर जो हम अपने पी एंड एल अकाउंट में से अगर हमने क्लेम नहीं किया, क्लेम किया है और जो कि अलाउड नहीं है, तो इसको वापस उस बैलेंस में ऐड करेंगे। अब कुछ और चीज़ें भी एग्जम्प्ट करेंगे, लेस करेंगे। वो कौन कौन सी हैं? अगर कोई इनकम है जिन पे टैक्स लगना ही नहीं है, एग्जम्प्ट है, जो आउटराइटली सेक्शन 10 या इनकम टैक्स एक्ट का जो डील करता है अप टू 6, तो वो कहता है कि इनकम पे टैक्स लगना ही नहीं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल इनकम की हमने बात की थी, कोई स्कॉलरशिप है किसी को स्टडी के रिगार्डिंग मिली गई, ऑल दीज थिंग्स दैट क्वालिफाई टू बी एग्जाम्प्ट इनकम, जो एक्सप्लिसिटली लॉ कहता है कि इन पे टैक्स नहीं लगना। अगर वो कोई हैं तो उनको भी कम करेंगे पी एंड एल के बैलेंस में से, क्योंकि वो अलाउड है, ठीक है जी। और अगर कोई इनकम ऐसी है जो इस हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं है तो उसको भी माइनस करेंगे, टू गेन अ ट्रू पिक्चर ऑफ बिजनेस प्रॉफिट्स। फॉर एग्जांपल पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चरल इनकम से रिसिप्ट्स हैं, कोई रिलेटिव्स के गिफ्ट है, इनकम टैक्स रिफंड है, कोई लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी पॉलिसी है, या कोई अदर हेड के अंदर इनकम थी, पार्ट टाइम सैलरी करी, सैलरी वो सैलरी हेड में जाएगा, रेंट आया लेट आउट प्रॉपर्टी से तो वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। सो ये वो सारी चीज़ें इस हेड में नहीं क्वालिफाई करेंगी। So this is basically the broad framework of how we logically arrive at computation of business profit or profit in case of business. अब प्रोफेशन की बात करें, क्योंकि हमने दो टर्म्स की हैं, हेड कहता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एज वेल एज फ्रॉम प्रोफेशन। सो प्रोफेशनल इनकम के केस में अगर बात करें तो वहाँ पर हमारे जो है पी एंड एल अकाउंट नहीं बनता है, ठीक है, और ना वहाँ पर हम बेसिकली डिडक्शंस और सॉर्ट ऑफ ये चीज़ें इस फॉर्मेट में यूज़ करते हैं। तो उस केस में क्या होता है? उस केस में होती है हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट बनती है। सो जब प्रोफेशनल इनकम्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल पर्सन की बात करते हैं, तो उस केस में जो फॉर्मेट है बेसिकली वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम दो एंटिटीज़ का एग्जाम्पल लेंगे, डॉक्टर की और लॉयर की, दोज हु आर कंसिडर्ड रेडली अवेलेबल काइंड ऑफ प्रोफेशनल एंटिटीज, ठीक है। सो उसमें क्या होगा? एक रिसिप्ट्स और एक प्रोफेशनल एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस। प्रोफेशनल रिसिप्ट्स जो हैं, जो इनकम है, उसमें से एक्सपेंडिचर माइनस किया जाएगा। रिसिप्ट्स डॉक्टर के केस में कौन कौन सी हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल कंसल्टेशन फीस, ऑपरेटिंग चार्जेस जो हैं, कोई विजिटिंग फीस, वो पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में विजिट करता है, ही हैज़ अ टाई अप, ही और शी हैज़ अ टाई अप, तो वो फीस हो गई। मेडिसिन अगर उसने सेल कर रहा है, वो साथ में वो भी काम है, तो उससे कोई अगर प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, कोई पेशेंट से गिफ्ट मिल गया, तो वैल्यू ऑफ एनी परक्विजिट रिसीव्ड बाय सच पर्सन, कोई फैसिलिटी, कोई बेनिफिट मिल रहा है उसे, या कोई एग्जामिनर फीस किसी मेडिकल कॉलेज में या किसी और इंस्टीट्यूट में वो साथ में एज एन एग्जामिनर भी काम कर रहा है पार्ट टाइम और एनी हाउ, सो उससे जो रेम्यूनरेशन मिल रहा है, वो सारी चीज़ें रिसिप्ट, बेसिकली दीज क्वालिफाइड टू बी रिसिप्ट्स फॉर इन केस ऑफ अ डॉक्टर हु इज़ क्वालिफाइड टू बी अ प्रोफेशनल, टू बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशनल। अब इन सारी चीज़ों में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे। किस किस तरह के एक्सपेंसेस हो सकते हैं डॉक्टर केस में? डिस्पेंसरी में कुछ खर्चे कर दिए, रेंट पे किया, सैलरी स्टाफ को पे की, जो मेडिसिन बेची जिनमें प्रॉफिट कमाया उसकी कॉस्ट जो थी, कोई सर्जिकल इक्विपमेंट्स हैं उन पे डेप्रिसिएशन चार्ज की जा सकती है, कोई बुक्स ली उसने अपनी नो हाउ बढ़ाने के लिए, अपनी प्रोफेशनल स्किल बढ़ाने के लिए, उन पे डेप्रिसिएशन, मोटर कार जो उसकी कार यूज़ कर रहा है उसकी एक्सपेंसेस, एनी अदर एक्सपेंसेस, फॉर एग्जांपल उसने कोई वर्कशॉप कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया टू गेन मोर अबाउट लेटेस्ट ट्रेंड्स इन सर्जरी और एनी हाउ, सो उन तरह की प्रोफेशनल नॉलेज को बढ़ाने के लिए कोई खर्चे किए तो वो अलाउड हैं। नर्सिंग होम के एक्सपेंसेस हैं और ऑल रिलेटेड expenditure that have been incurred during the year. So professionals के केस में it is going to be receipt minus expenditure or income minus expenditure that is going to be giving the net income falling under profit or gains from profession. अगर हम लॉयर की बात करें दूसरे केस में, तो उसके केस में क्या आ जाएगा? प्रोफेशनल रिसिप्ट्स कौन कौन सी लॉयर की आ सकती हैं? एक प्रैक्टिसिंग फ़ी आ जाती है, लीगल फीस जो वो ले रहा है स्पेसिफिकली डिफरेंट केसेस, देन स्पेशल कमीशन अगर उसको किसी चीज़ में मिल रहा है, कोई प्रेजेंट्स गिफ्ट्स ले रहा है, कोई और तरह की चीज़ें ले रहा है, दोज दैट आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, ही इज़ रिसीविंग एज अ पार्ट ऑफ रिसिप्ट फॉर वर्क डन फ्रॉम हिज और हर क्लाइंट्स, कोई
लॉयर जो है अगर वो किसी लॉ इंस्टीट्यूट में साथ में ही इज़ वर्किंग एज अ प्रोफेसर और अ टीचर, तो वहाँ से अगर उसको कोई लेक्चर देने की, गेस्ट फैकल्टी की, या क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट्स चेक करने की, सेट करने की क्वेश्चन पेपर या आंसर शीट चेक करने की कोई फीस मिल रही है, वो उसकी रिसिप्ट मानी जाएगी एंड एनी अदर काइंड ऑफ रिसिप्ट देनी। इसमें से माइनस क्या करेंगे? प्रोफेशनल एक्सपेंसेस। प्रोफेशनल एक्सपेंसेस कौन कौन से आ जाएंगे लॉयर्स के केस में? कोई ऑफिस एक्सपेंसेस हैं उसके, स्टाफ की सैलरी हो गई, कोई बुक्स उसने परचेज़ की हैं फॉर हिज और हर प्रोफेशन रिलेटिंग टू लॉ, बुक्स कोई परचेज़ की, देन ऑफिस इक्विपमेंट जो था उसकी डेप्रिसिएशन, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ अपनी बढ़ाने के लिए कोई खर्चा किया, फॉर एग्जांपल उसने भी कोई लीगल सर्विसेज का कोई सेमिनार, वर्कशॉप कुछ भी अटेंड किया, और एनी सब्सक्रिप्शन ही हैज़ टेकन टू एनी काइंड ऑफ थिंग, कोई जर्नल की सब्सक्रिप्शन ली, कुछ भी ऐसी सॉर्ट ऑफ थिंग्स। देन स्टैम्प ड्यूटी, पेपर और कोर्ट फी जो उसने पे आउट की अगर फॉर कैरिंग आउट हिज डे टू डे ऑपरेशन और एनी हाउ, कोई ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हैं। सो ऑल दीज काइंड ऑफ things are expenses which can be allowed in case of a person being a professional and being a lawyer. So these are the two snapshots of two different entities qualifying under the head of profession, and how their income is to be computed. For business it is going to be P&L account, that is going to be the basic framework. उसमें फिर admissible expenditure और inadmissible expenditure, ठीक है, admissible minus inadmissible ऐड कर देंगे, और देन वी विल बी अराइविंग एट द ट्रू फाइनल नेट पिक्चर. For case of professional incomes, it is going to be income and expenditure statement that is to be prepared, or receipts minus expenses करके from these things that we will be allowing a kind of professional framework or income framework in this regard. Then talking about certain types of income which may relate to business but they do not explicitly qualify under this head. So कुछ तरह की इनकम्स हैं जो रिलेट तो बिजनेस से करती हैं बट उनको हम एग्जैक्टली इस हेड के अंदर क्वालिफाई या ऐड नहीं करते. वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच इज़ हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. अब किसी का काम ही हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट करना है, उसका बिजनेस ही है, तो उसके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है, इन्वेंट्री है, ठीक है. सो जो नोशनल इनकम है बेसिकली अराइव करते हैं वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अदरवाइज चार्ज होती है, इस हेड में नहीं, ठीक है. जो नोशनल इनकम मीन्स इफ दे आर नॉट लेट आउट स्पेसिफिकली. हाउएवर इफ द प्रॉपर्टी इज लेट आउट एंड फॉर एग्जांपल से इट इज लेट आउट टू एम्प्लॉयज ऑफ हिज ओन बिजनेस, ठीक है, तो उस कि बिजनेस अच्छे से चले तो कुछ प्रॉपर्टीज उसने अपने एम्प्लॉयज को ही लेट आउट करनी, तो उस केस में जो रेंट वो लेगा अपने एम्प्लॉय से चार्ज करेगा वो उसकी इस हेड में इनकम मानी जाएगी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस. अदरवाइज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल नॉट बी चार्ज्ड under this head as a business income, but it shall be charged under the head income from house property, ठीक है. सिमिलरली रेंटल इनकम की अगर हम बात करें, जो बिजनेस है लेट आउट प्रॉपर्टी का, वो इसमें चार्ज किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है बेसिकली. सो उस केस में अगर रेंटल उसका काम ही यही है तो चार्ज किया जाएगा, अदरवाइज इट शैल बी चार्ज फ्रॉम इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी. देन डिविडेंड इनकम ऑन शेयर्स विच आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड. अब किसी का काम है उसका डीलिंग इन शेयर्स, फॉर एग्जांपल स्टॉक मार्केट में शेयर्स का काम करते हैं कई लोग, तो अगर किसी का बिजनेस ही है डीलिंग इन शेयर्स और उसने वो शेयर्स जो है वो एज अ इन्वेंट्री अपने पास होल्ड करके रखे हैं स्टॉक इन ट्रेड फॉर डीलिंग ऑन अकाउंट ऑफ हिज ओन बिहाफ और दैट ऑफ क्लाइंट, सो उन जो शेयर्स पे डिविडेंड मिल रहा है वो इस हेड के अंदर चार्ज किया जाएगा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस के अंदर. हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो इंडियन कंपनी के शेयर्स होते हैं उन पे डिविडेंड जो है वो कैटेगोरिकली एग्जाम्प्ट है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 34 आई गेस, ठीक है. सो जो एग्जाम्प्ट इनकम है उन्हीं के अंदर आता है. अगर इंडियन कंपनी है और उस पर डिविडेंड मिल रहा है उसके शेयर्स पे, तो वो जो है बेसिकली एग्जाम्प्ट है. फॉर ऑल अदर कैटेगरीज इफ दैट पर्सन इज कैरिंग आउट अ बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग इन शेयर्स, ठीक है, और तो उस केस में अगर उन पे डिविडेंड मिल रहा है तो वो उसकी इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस से में इंक्लूड किया जाएगा. देन एनी प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ बिजनेस एसेट्स. सो बेसिकली अगर कोई प्रॉफिट और या लॉस हो रहा है बिजनेस एसेट्स बेचने पे, तो वो इस हेड में नहीं आता, वो जाता होता है कैपिटल गेन्स में, कि कैपिटल एसेट है तो उसको बेचा लॉन्ग टर्म एसेट को, उस पर गेन हुआ या नुकसान हुआ. हाँ, कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रॉफिट या लॉस होगा बिजनेस एसेट बेचने पे, वो इस हेड में इंक्लूड करेंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन. वो कौन कौन से हैं? जब वो बिजनेस एसेट जो एसेट बेचा वो इट वॉज हेल्ड एज अ स्टॉक इन ट्रेड, दैट वॉज हेल्ड एज इन्वेंट्री,
ठीक है। देन कोई एसेट्स बेचे, बट किसने बेचे? पावर सेक्टर की कोई अंडरटेकिंग है, इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, उस सेगमेंट की कंपनी है। देन कोई ऐसे एसेट्स बेचे विच आर यूज्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। देन अलग तरह के एसेट्स जो हमने स्पेसिफाइड बिजनेस की बात करी थी सेक्शन 35A(d), उसके अंदर कोई कवर्ड होते हैं और वो एसेट्स बेचे। तो वो ये 3-4 कैटेगरी में अगर वो एसेट्स फॉल करता है, which is held in stock in trade or power sector undertaking, for example electricity transmission distribution companies, scientific research के लिए अगर एसेट यूज़ किया जाता था, और जो कवर्ड हैं सेक्शन अंडर 35A(d), तो उनके केस में वो इस हेड में प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन माना जाएगा। अदरवाइज वो जो इनकम है, अगर कोई भी प्रॉफिट या नुकसान होता है एसेट बेचे, तो वो कैपिटल गेन्स में जाएगा, इस हेड के अंदर नहीं इंक्लूड होगा। देन इनकम फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, अगर कोई हॉर्सेस मेंटेन करता है फॉर दीज हॉर्स रेसेस पर्पसेस, सो उसमें से जो इनकम है वो इस हेड के अंदर इंक्लूड नहीं होती। वो कहाँ पर जाती है? वो जाती है सेपरेट हेड में, जिसका नाम है, जो रेजिडुअरी हेड है हमारे पास, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सो दैट शैल नॉट बी चार्ज अंडर दिस हेड। And finally, any type of casual income which is defined under section 56(2) subsection IB. कैजुअल इनकम्स कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल आपने ड्रॉ डाला, लॉटरी की टिकट ली, आपकी लॉटरी लग गई। कोई क्रॉसवर्ड पजल आपने लगाई थी, वो आपकी न्यूज़पेपर में जैसे क्रॉसवर्ड पजल आती है ना, वो आपने सॉल्व करी तो उसमें आपका नंबर आ गया, यू गॉट अ प्राइज। या हॉर्स रेसेस में जैसे ऊपर हमने बात करी, कोई गेम शो था, वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया तो वहाँ पर आपका कुछ इनाम निकला है। सो ये कैजुअल इनकम्स है, मीन्स दे आर नॉट अ कंसिस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम। अब ऐसे नहीं ना हो सकता कि आप हर बार लॉटरी के टिकट खरीदो और हर बार ही आपका प्राइज निकल आए, हर बार ही आपकी लॉटरी लग जाए। सो विनिंग फ्रॉम लॉटरी इज नॉट ऑलवेज गोइंग टू हैपन। सो इन ऑल दीज केसेस देयर इज नो कॉन्टिन्यूटी स्पेसिफिकली फॉर दीज इनकम। सो इन ये जो कैजुअल इनकम्स जो हैं बेसिकली ये क्वालिफाई करती हैं अंडर अगेन द सेम हेड, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो रेजिडरी सोर्सेज है। क्यों? क्योंकि इनका फिक्स सोर्स नहीं है, ये बिजनेस और प्रोफेशन के गेन्स के अंदर नहीं इंक्लूड कर